Hello students, PK sir, chemistry sir, welcoming you to the next lecture of chapter classification of elements. Classification of elements और ये है आपका क्लास 11th NCERT केमिस्ट्री का चैप्टर। तो इससे पहले हम जो चैप्टर्स में इस चैप्टर में जो वीडियो या जो क्लास पुराने जो टॉपिक्स है डिस्कस कर चुके हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन द electrogain enthalpy. Okay, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या होता है? सिंपली इससे पहले हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखिए अगर आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी वर्ड का मीनिंग तो सभी को पता है। सिंपली एंथैल्पी वर्ड का मीनिंग तो क्या होता है कि किसी एटम में, किसी न्यूट्रल एटम के अंदर गैसियस स्टेट में, किसी न्यूट्रल एटम में गैसियस स्टेट में उसकी जो आइसोलेटेड स्टेट होती है उसमें अगर हम कोई एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। हो सकता है शायद लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, लेकिन आपको याद रखना है कि एनर्जी जो होती है यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी उसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। तो ये तो था कहानी आयनाइजेशन एंथैल्पी का। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है ना उसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब यू हैव टू सप्लाई एनर्जी टू गेट रिलीज्ड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए क्या होता है। पहली बात इसका डेफिनेशन कि क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा है। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। आपको क्या करना है, किसी एटम के अंदर सेम कंडीशन है, आइसोलेटेड होना चाहिए एटम, ओके, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ओके, और न्यूट्रल होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है। फिर उस एटम को अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई एक एटम है ए, ठीक है, और उस ए एटम को हमने लिया गैसियस स्टेट में और उसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एटम है, इसके ऊपर अब कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हम इसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में कि ये एक एटम है न्यूट्रल गैसियस स्टेट का, एक आइसोलेटेड एटम है, उसको एक इलेक्ट्रॉन देने पर जो एनर्जी के अंदर चेंज होता है that is called electron gain enthalpy, and this electron gain enthalpy is represented by del EgH, generally del H Eg। Eg का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन, H का मतलब एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं हम H सिंबल से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो आपको क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपको क्या बताता है कि कोई एटम कितनी आसानी से, कोई एटम कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है, इसके बारे में आपको बताता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, उनके अलग अलग विशेषताएं होती है, उनके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होता है, अब देखिए ये जो प्रोसेस होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये एक्सक्लूसिवली एंडोथर्मिक होता है, एक्सक्लूसिवली एंडोथर्मिक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपको किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। बट यहाँ पर केस थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर केस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, वाई इज इट डिफरेंट, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों बताते हैं। अभी एंडोथर्मिक, एक्टो हो गया क्या, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सॉरी,
इसको एंडो कर लीजिएगा, एंडोथर्मिक है ये, ठीक है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, थर्मिक वर्ड का मतलब होता है हीट या एनर्जी, एक्सो का मतलब आउटसाइड, थर्मिक का मतलब वही हीट, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट रिलीज करती है उसको हम एक्सो बोलते हैं, और एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को एटम में ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, इसलिए ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यानी कि इस केस में डेल EgH की जो वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स के लिए जिनको इलेक्ट्रॉन देने पर वो एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि वो एग्जिट करते हैं या रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो हैं जैसे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, ग्रुप 17 कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल के अंदर अब आप लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए। ग्रुप 17 जो है इसको हैलोजन फैमिली भी बोला जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हैलोजन फैमिली। फर्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडाइन और लास्ट मेंबर AT को हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हैलोजन नहीं है, हम बात करेंगे इन 4 लोगों की। इनमें से भी हम इसकी बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 35 और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होगा 8। यहाँ पर आपने 8 ऐड किया, यहाँ पर आपने 18 ऐड किया, 8 8 18 32, 8 8 18 32 यानी कि 43 और 10 कितना हो गया, 43 और 10 जो है वो होता है 53। यस, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन इज 53। अब देखते हैं, हम एक बात करते हैं कि सॉरी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 9 होगा, सॉरी फर्स्ट हम फ्लोरीन की ही बात कर लेते हैं। तो फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है 2 और 7, ठीक है। अगर हम इस एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये बना लेता है आपका F के पास तो था 2 7 इलेक्ट्रॉन्स और अब इसके पास हो गया 2 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें याद आता है हमारा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि सभी एलिमेंट्स, सभी एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, एलिमेंट्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। हद का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेंगे या इलेक्ट्रॉन देंगे, बाकी तो डांस तो करने से रहे। चलिए, ये फ्लोरीन है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब क्या हो गया, इसके पास अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये तो स्टेबल हो गया, हाईली स्टेबल हो गया, ठीक है। अब जब ये स्टेबल हो गया है तो इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ है। जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है तो एनर्जी को, कोई सिस्टम अगर स्टेबल होता है तो वो एनर्जी को रिलीज कर देता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एनर्जी रिलीज करने के बाद ही कोई सिस्टम स्टेबल होता है। यानी कि ये सभी जो भाई हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी की खासियत क्या है कि इनको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये सब स्टेबल बन जाते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इन एलिमेंट्स की जो डेल HEG की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है, वो कैसी होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई। अब ऐसा हमेशा तो होता नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, देखिए, अगर आप बात करते हैं नोबल गैसेस की। अब ये नोबल गैसेस कहाँ होते हैं, क्या नंबर होता है, क्या नाम होता है उनका, तो देखिए नोबल गैसेस के एग्जांपल आप लोग पता होगा आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये है आपके नोबल गैसेस, इनर्ट एलिमेंट्स या जीरो ग्रुप, ठीक है, ग्रुप नंबर 18। तो इसकी बात करते हैं तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 54 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 86 इलेक्ट्रॉन है। ये इनका एटॉमिक नंबर, या आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनके।
अब देखिए हम बात करते हैं इसकी, चाहे तो आप हीलियम की बात कर लो या नियोन की बात कर लो। नियोन की बात करें तो नियोन के पास 2 8 इलेक्ट्रॉन है और आप चाहते हैं कि वो उसको इलेक्ट्रॉन दें, नियोन को आप इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं कि नियोन इलेक्ट्रॉन ले। क्या नियोन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टेबल है। अगर ऑलरेडी स्टेबल है तो फिर हमें उसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन ले। अब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आपको उसको इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आपको उसको एनर्जी भी प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, एनर्जी भी प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा प्लस एनर्जी या हीट की फॉर्म में। ठीक है, तब जाके ये नियोन माइनस बनाएगा। तो आपने एनर्जी इसको दी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डेल्टा एच Eg जो है वो पॉजिटिव आता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम, आफ्टर गेनिंग दिस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में, जो पहले अच्छा खासा स्टेबल था एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अब वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, तो अनस्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसको इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एनर्जी भी प्रोवाइड की है। दैट इज वाई दैट एलिमेंट हैज़ गॉट अनस्टेबिलिटी। ठीक है, नाउ इट हैज़ बिकम अनस्टेबल। तो इसलिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, ओके, फिर आपको 4 ऑप्शन देगा। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है? ये आपको नीट में पूछा जा सकता है। नीट और जेई के लिए मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि आपका जो इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन है वो इसके ऊपर ही होना चाहिए। अगर आपका फ्यूचर आपको इसी में साइंस में बनाना है तो नीट जेई, क्योंकि इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स में ये आते हैं, टॉप मोस्ट एग्ज़ाम्स में आते हैं ये नीट और जेई। तो अगर क्वेश्चन बनाना चाहे एग्जामिनर इन एग्जाम्स के लिए तो उसमें क्वेश्चंस में क्या बनाएगा, वो आपसे बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है दैट इज, अब फर्स्ट ऑप्शन लिखेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, समटाइम पॉजिटिव, समटाइम नेगेटिव, और फोर्थ ऑप्शन देगा कैनॉट से, कुछ नहीं कह सकते। आंसर क्या होगा? आप सभी लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कैसी होती है, उसकी वैल्यू कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होती है। तो आपको ये आंसर बताना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग बता ही देंगे इसका आंसर। तो चलिए अब देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, हम जैसे जैसे किसी पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, या जिसको हम बोलते हैं अलोंग द पीरियड, हम जब मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ये एक जनरल रूल है कि वो क्या हो जाती है, मोर नेगेटिव हो जाती है। हमें पता है कि नेगेटिव तो होती है, इन एलिमेंट्स के लिए हमने देखा था नेगेटिव तो होती है, और मोर नेगेटिव होने का मतलब हम कि उसको मान लेते हैं कि वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। साइन की बात नहीं करेंगे, वैसे आपको पता होना चाहिए कि जब साइन की बात आती है तो मोर नेगेटिव जो होता है वो मिनिमम होता है, मोर नेगेटिव मिनिमम होता है, लेस नेगेटिव मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इसके अलावा लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी इंक्रीज करता है, और उससे क्या होगा कि जो एटम है उसके लिए आसानी होगी, क्या, एक छोटे एटम के लिए आसानी होगी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, बाइंड करने के लिए, बांध के रखने के लिए। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक बड़े एटम की बजाय। ठीक है, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अब ये तो हो गया एक पीरियड के लिए कि पीरियड के अंदर क्या होता है, मोर नेगेटिव होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर मोर नेगेटिव होता है। रीजन क्या बताएंगे हम, रीजन 2 बता सकते हैं आप चाहो तो, एक तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, और दूसरा आप बता सकते हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये तो हो गया एक पीरियड के लिए। अब एक ग्रुप की बात करते हैं हम, तो ग्रुप के अंदर तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसके अंदर एक शेल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है।
यानी आपको क्या करना है, न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे यानी कि एटम का साइज इंक्रीज होगा, तो वो क्या होगा, जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो लेस नेगेटिव बनती है। किस केस में, ग्रुप के केस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एक ग्रुप के अंदर लेस नेगेटिव होती है फ्रॉम टॉप टू डाउन या डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब बात करते हैं दो स्पेशल केस, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब ऑक्सीजन जो है एलिमेंट, उसका ग्रुप नंबर तो है 16 और फ्लोरीन जो है उसका ग्रुप नंबर है 17। ऑक्सीजन के ग्रुप की बात करें तो ऑक्सीजन है 16 नंबर में, नंबर 1 एलिमेंट फर्स्ट मेंबर है, और 17 ग्रुप में फ्लोरीन है हमारा नंबर 1 एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी हमने देखा क्या, रूल क्या देखा था कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लेस नेगेटिव होती जाती है, लेस नेगेटिव। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर है, यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है। लेस नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि इसकी कम नेगेटिव है, इसकी ज़्यादा नेगेटिव है, तो डिक्रीज हो रही है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो है, इसके बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं उनसे कम नेगेटिव यानी कि लेस नेगेटिव होती है। इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो ऑक्सीजन या जो फ्लोरीन है वहाँ पर जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं, वो क्या होता है, स्मॉलर क्वांटम लेवल के अंदर एंटर करता है, दैट इज़ n=2। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो, 1s2 2s2 2p5, इसका 9 है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, और इसका आपका 8 है। तो 8 के लिए क्या होगा, 8 के लिए क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका नंबर कितना है, 2 है, ओके। तो अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो तो 2 है, और इस 2 का अगर आप लोकेशन देखते हैं तो लोकेशन जो है इसके रेस्पेक्ट में, अब इसके लिए भी बना के देखते हैं हम, देखिए क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये हो गया आपका सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। और इसकी अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, देन दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन 2p में यानी कि n=2 में जा रहा है, और ऑक्सीजन में भी वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, n=2 में जा रहा है। लेकिन जब आप सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो 3 में जाता है, n=3 में। n=2 और n=3 इन दोनों में से अगर आप कंपेयर करते हैं तो n=2 वाला जो क्वांटम लेवल होता है वो न्यूक्लियस के पास में होता है, और इसके अलावा क्या होता है कि जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस सब सेल या ऑर्बिटल के अंदर जो बाकी के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। और दूसरी बात n=3 वाला में जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रॉन जो नया इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बड़े लार्जर एरिया में, लार्जर रीजन में क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होता है वो कम होता है। यानी कि इस केस में, सल्फ़र के केस में जो है आपका रिपल्शन कम है, रिपल्शन इस लेस, चाहे तो आप इसको भी बोल सकते हो। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो इसलिए ही यहाँ पर क्या होता है, आपको फर्स्ट केस में ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है इसके बाद में, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बातें। अब इसके बाद में देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर
आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक टेबल गिवन है, टेबल 3.7। ऑल्दो ये टेबल आपको याद नहीं करनी है। अच्छा, एक बात और, इसको ये देख के मुझे याद आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसका भी यूनिट किलो जूल पर मोल ही होता है। किलो जूल पर मोल, दैट इज द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर एक टेबल गिवन है, टेबल 3.7, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज़ गिवन है। उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स के लिए याद नहीं करनी है आपको, जस्ट आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एटलीस्ट ये तो याद रह जाएगा कि जो पीरियड के अंदर क्या होता है और किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर क्या होता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखते हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका ग्रुप नंबर 0 है, या जिसको हम ग्रुप ओ बोलते हैं, उनके एलिमेंट्स की जो डेल्टा EgH की वैल्यू है वो पॉजिटिव में गिवन है, वो पॉजिटिव में गिवन है। तो ये बात तो हमें पहले से ही पता है कि इन एलिमेंट्स के लिए डेल्टा Heg जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अब देखिए, इसके बाद में एक और नया क्वांटिटी या नया प्रॉपर्टी है, बोल सकते हो आप इसको, जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारा, क्वालिटेटिव मेजरमेंट है एक प्रकार से। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? अच्छा, जो हमने देखा अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आपके टेक्स्ट में, जो टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है उसके अंदर गिवन है, तो हम उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे वंस द चैप्टर इज़ ओवर। ठीक है, तो ये बात की बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि किसी, पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसकी बात हम तब करते हैं जब कोई एटम, जब कोई एलिमेंट कोई पर्टिकुलर कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, कंपाउंड बनाने के बाद, ओके, पहली बात ये होगी। दूसरी बात, अब कंपाउंड तो दो टाइप के हो सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड भी होता है और कोवेलेंट कंपाउंड भी होता है। तो बात करेंगे हम यहाँ पे सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो केस होता है वो हम जनरली, बोल रहा हूँ मैं क्या, जनरली कोवेलेंट बॉन्ड के केस में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि अगर कोई दो एटम्स ने, दो एलिमेंट्स के दो डिफरेंट एटम्स ने अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो किसी एक एलिमेंट की वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी जो उस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, जो उन्होंने शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स की कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो उस कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। ठीक है, अब डेफिनेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, कि इसका हम क्या यूज़ करते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम उनकी तरह मेजरमेंट नहीं करते हैं। किन की तरह? जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए देखा था, वैसे इसका मेजरमेंट वगैरह नहीं होता है कोई। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका कोई यूनिट भी नहीं होता है, नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक नॉन मेजरेबल क्वांटिटी होती है। लेकिन इसके लिए मार्केट में बहुत सारे स्केल्स प्रेजेंट है। स्केल क्या होता है? स्केल का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, उसका जो मेजरमेंट का जो तरीका होता है वो सब बताता है हमें एक पर्टिकुलर स्केल। तो इन स्केल्स में से जैसे पॉलिंग स्केल है, मुलिकन जेफ स्केल है, ऑलरेड रोसो स्केल है, इन सब में से जो सबसे ज़्यादा फेमस स्केल है, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड, या जिसको ऊपर हम बोल सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जिसको यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग का मतलब क्या है साइंटिफिक वर्ल्ड में, तो वो है आपका पॉलिंग का स्केल। पॉलिंग एक साइंटिस्ट, लिनस पॉलिंग जिसको बोलते हैं, पूरा नाम पॉलिंग। और ये जो पॉलिंग का स्केल है, इस पॉलिंग के स्केल के अंदर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्होंने अपनी मर्जी से, किसने,
पॉलिंग ने अपनी मर्जी से फ्लोरीन के जो एटम को, फ्लोरीन जो एटम होता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में, उसको अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से उन्होंने वैल्यू गिवन की 4.0, यानी कि फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 होती है। अब 4 क्या, जैसे मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे ही 4 क्या, 4 का कोई यूनिट नहीं है, बस 4 होता है, ठीक है। अब इसी के लिए उन्होंने कहा कि यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है अपने शेयर्ड पेयर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने की, ठीक है। अब ये तो ठीक है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपकी बुक के अंदर देखिए एक टेबल गिवन है, टेबल 3.8। ये टेबल मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि आप लोग इसको एक बार ज़रूर याद करें, ज़रूर अच्छे से याद करें। क्यों? क्योंकि इस टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन है, इस टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन है टेबल 3.8A, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है वो आपको याद करनी है, करेक्ट। और इसमें से भी कौन सा याद करना है आपको? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन आएगा क्या? नियोन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा नियोन भाई? चलिए बताइए। क्वेश्चन ये है कि नियोन क्यों नहीं आ रहा है इस टेबल के अंदर, नियोन को इंक्लूड हमने क्यों नहीं किया है? देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है। आंसर जो होगा वो आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ही बताइए, चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में, कि जो नियोन है वो पीरियोडिक टेबल में, सॉरी इसमें जो टेबल 3.8 है उसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है, ठीक है। आंसर फिर मैं बताता हूँ कि क्या आंसर होगा इसका। तो लिथियम का वैल्यू गिवन है 1.5, बेरिलियम के लिए 2, बोरॉन के लिए, कार्बन के लिए आपके लिए C, जैसे दैट इज द सिंबल 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोराइन या फ्लोरीन 4, ठीक है। ये तो ये याद हो गया। अब इसके अलावा आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर भी याद करना है, और वो जो ग्रुप है वो है आपका ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17। और ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स के नाम भी आपको अच्छे से पता होने ही चाहिए। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ये आपका एक याद करने के लिए तरीका है, चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। फ्लोरीन की वैल्यू जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो होती है 4, क्लोरीन की वैल्यू होती है 3.0, क्लोरीन फ्लोरीन के जस्ट नीचे है। फिर आता है आपका ब्रोमाइन, दैट इज़ 2.8, देन दैट इज़ 2.5। 2.5 किसका है? आयोडाइन का, आयोडीन का। कुछ लोग आयोडीन बोलते हैं, कुछ लोग आयोडाइन बोलते हैं, आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हो। 2.2 है आपका एस्टेटाइन का, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको याद करनी है, आपको लर्न करनी है। मैंने आपको बता दिया है लिथियम का जो पीरियड है उसके पूरे एलिमेंट्स की, और फ्लोरीन का जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लर्न करनी है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो गई। अब इसके बाद में देखिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आती है आपके एक पिक्चर दिया हुआ है शॉर्ट रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए आपकी बुक के अंदर, फिगर 3.7, फिगर 3.7। चलिए उससे पहले इनकी ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि किधर इंक्रीज होगी किधर डिक्रीज होगी। वैसे तो आप लोगों को दिख ही रहा है यहाँ पर कि अगर आप डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम En से शो करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम En से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर आप एक पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, तो आपकी जो En है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और इसका जो कारण है वो कारण इन्होंने तो स्पेसिफिकली नहीं बताया, लेकिन अपन मान सकते हैं कि यहाँ पर कारण क्या होगा, एटॉमिक साइज है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ये कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो हमें इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा एटॉमिक रेडाई या एटॉमिक साइज बोल दो या एटॉमिक रेडाई बोल दो, एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में देखिए एक और फैक्टर होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो
जैसे जैसे, अच्छा ये चलो इसको छोड़ दीजिए, मैंने आप लोगों को एक शुरू में एक रिलेशनशिप बताया था कि एटॉमिक साइज जो होती है, एटॉमिक साइज, अगर उसका ऑर्डर आपको याद है तो वो आपको बहुत कुछ बता देगा इनके बारे में। एटॉमिक साइज की वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, देन डेल EgH, और आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हमने क्या लिया था, डेल IEH। ये था आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। यानी कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबकी डिक्रीज होगी, और अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो इनकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बुक के अंदर कुछ एक इम्पोर्टेंट और डिस्कशंस दिए हुए हैं। मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एलिमेंट्स में जो मेटल्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेटलिक कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी के साथ में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आपको हमेशा एक ही याद रखना है, एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या, मेटलिक प्रॉपर्टी। नॉन मेटलिक तो उसका उल्टा होगा, मेटलिक प्रॉपर्टी एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी बोथ आर ऑपोजिट, बोथ आर ऑपोजिट इन नेचर। ठीक है, सो मेटलिक प्रॉपर्टी एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी बोथ आर ऑपोजिट इन नेचर। तो मेटल के बारे में आपको पता है कि मेटल्स जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, और सभी मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की उनको इच्छा होती है या उनको डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। हमेशा याद रखना, मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, मौका मिलते ही चौका लगा देते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं वो, यानी थोड़ा सा एनर्जी देने पर ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की अगर ईज़ होती है, आसानी होती है, इसका मतलब ये है कि उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। ओके, उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, इसका मतलब क्या हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो उनकी नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, बहुत बहुत कम होगी। सिंपल सी बात है, जिसका मेटलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा उसका नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी बिल्कुल कम, और जिसका नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा उसका मेटलिक प्रॉपर्टी कम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं मेटलिक और नॉन मेटलिक की, मैंने आपको बताया दी, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी जो होती है उसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी को आप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ में भी कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए और क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर तो हमने देख लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ ट्रेंड होते हैं, और ये जो ट्रेंड होते हैं ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनमें जैसे कौन कौन से आते हैं, जैसे आता है आपका डायगोनल रिलेशनशिप, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसके अलावा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें भी हमें देखनी होती है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं। इस चैप्टर में हम फिलहाल बात करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप की। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है। डायगोनल रिलेशनशिप, तो जो बाकी चीज़ें हैं वो हम कब देखेंगे, वो किसी पर्टिकुलर दूसरे चैप्टर में, हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट में उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। चलिए उससे पहले एक दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है और उसको हम बाद में देख लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, वैलेंस। क्या यूज़ कर सकते हैं, वैलेंस। अब वैलेंस और वैलेंसी क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए पहली बात स्टार्ट करते हैं हम वैलेंस सेल से। क्लास 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और पुरानी जो क्लासेस हैं आपकी छोटी क्लासेज है वहाँ पे भी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। वैलेंसी क्या होती है, 7th क्लास में या 8th क्लास में आता है पहली बार वैलेंसी या वैलेंस। तो किसी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं।
ओके, द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। ओके, अब वैलेंस का मीनिंग क्या होता है? वैलेंस का मीनिंग ये होता है कि किसी एलिमेंट के एटम को अपने आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है वही उसका वैलेंसी होता है। ठीक है, वैलेंसी क्या है कि टू अचीव द ऑक्टेट बाय एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब ये जो वैलेंसी जो होती है जनरली क्या होता है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो उसके इक्वल होती है, अदरवाइज इन सम केसेस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें से 8 माइनस करने के बाद में भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वैलेंस का जो कॉन्सेप्ट था ये पुराना कॉन्सेप्ट है। आजकल वैलेंस की जगह नया वर्ड यूज़ करते हैं, और उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसके लिए देखिए आपकी बुक के अंदर 2 कंपाउंड्स की हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया गया है। 2 कंपाउंड है आपके OF2 और Na2O, सोडियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें इन दोनों में से, तो ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम मानते हैं 4 मानते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर हम चार्ज मानते हैं F माइनस, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज कितना हो जाएगा, +2। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में फ्लोरीन के 2 एटम हैं, तो जब ये दोनों आपस में ऐसे कंबाइन करते हैं तो OF2 का फॉर्मेशन होता है। ये जो ऊपर चार्ज हमने बताया है यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ज़्यादा क्या, मैक्सिमम होती है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सोडियम की बात करो और ऑक्सीजन की बात करो, तो सोडियम की +1 होगी और यहाँ पर इसकी -2। ध्यान रखना, यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 नहीं है, +2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -2 है, सॉरी वैलेंसी जो है वो -2 है, या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी जो है वो क्या है, एक कंपेरेटिव प्रॉपर्टी है। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास में दूसरा एलिमेंट या दूसरा एटम कौन सा है, उसके बेसिस पे ये आप इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए ये बात तो इजीली समझ में आ ही गई होगी आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, और उसका जो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हमने कर ली है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है किसी एलिमेंट का किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि उस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है। किसी एटम पर या किसी एलिमेंट के एटम पर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, कितना किसी कंपाउंड के अंदर, जैसे अभी ये जब अगर दोनों अगर अलग अलग होते, फ्री होते, तो हम उस कंडीशन में चार्ज की बात ही नहीं करते, लेकिन अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और ये कंपाउंड बनाते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, तो इस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो +2 चार्ज एक्वायर करता है, फ्लोरीन जो है वो -1 चार्ज एक्वायर करता है। ठीक है, तो इनको ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी कंपाउंड के अंदर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं या डिटेल से बताते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए आपकी बुक के अंदर एक और टेबल गिवन है, तो उसके अंदर वो जो है कुछ एलिमेंट्स है उनके वैलेंस के बारे में बताया गया है। कुछ एलिमेंट्स है ग्रुप वाइज, तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप नंबर 1 के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 1 होता है, पता है हमें। ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रेंशियम, उस वाले ग्रुप के अंदर। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होता है, उसका वैलेंसी होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए 1 होगा। सेकंड ग्रुप की बात करें तो सेकंड ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद में
13 नंबर ग्रुप के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 वैलेंसी हो जाएगी। 14 ग्रुप के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 वैलेंसी हो जाएगी। अब प्रॉब्लम आती है 15 ग्रुप में। 15 ग्रुप में तो ग्रुप नंबर जो 15 होता है, ग्रुप नंबर 15 जो है, जिसको हम नाइट्रोजन वाला ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन की बात करें तो देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 2 5। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और हमने क्या बोला कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल और -8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको आप माइनस करते हैं 8 में से तो 3 बचता है, यानी कि 3 और 5 ये इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ठीक है। इन द सेम वे ऑक्सीजन वाले ग्रुप की बात करें, ग्रुप नंबर 16 की बात करें तो वहाँ पर जो है आपके 2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 2 और 6 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इन द सेम वे 17 ग्रुप नंबर के लिए 1 और 7 होगा। और सबसे लास्ट में आपका ग्रुप नंबर 18 जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, उसके पास उसकी वैलेंसी 8 होनी चाहिए। और अगर 8 - 8 करते हैं, 8 - 8 करते हैं तो देन दैट बिकम्स 0। सो कुछ एलिमेंट्स या कुछ ग्रुप वाइज एलिमेंट्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, वैलेंस की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा, या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है। इसके बाद में एक और पीरियड, एक और टेबल आपकी बुक के अंदर गिवन है, टेबल 3.9, टेबल 3.9 पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंस ऑफ एलिमेंट्स एज शोन बाय द फॉर्मूलाज ऑफ देयर कंपाउंड्स। कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या होगा। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पता है आपको किसी भी एलिमेंट का, तो आप उसका हाइड्राइड का फॉर्मेशन भी कर सकते हो, मतलब हाइड्राइड का फॉर्मूला बना सकते हो, और उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला भी आप बना सकते हो। ठीक है, ये था आपका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है हमारा एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। एनोमेलस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, अजीब। ठीक है, कुछ अलग टाइप की प्रॉपर्टी। ठीक है। और कौन से ग्रुप के अंदर बात कर रहे हैं हम, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, जो ग्रुप 1 के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, वो ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, बोरोन से लेके फ्लोरीन तक, उनके अंदर कई बातों में डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम की बात करें, ग्रुप नंबर 1 का फर्स्ट मेंबर लिथियम। एक चीज़ हमें से याद रखना कि सभी ग्रुप्स के फर्स्ट मेंबर जो हैं बाकी उसी ग्रुप के अदर मेंबर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अलग हटके होते हैं। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करें हम लिथियम की, तो लिथियम क्या है, फर्स्ट एल्कली मेटल है, फर्स्ट एल्कली मेटल। और बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम क्या है, फर्स्ट अल्केलाइन अर्थ मेटल है। लेकिन इनके जो फीचर्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, वो अपने इनके भाई बंधु जो होते हैं, अपने ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस शो करती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जो लिथियम है, वो जो कंपाउंड बनाता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर के होते हैं। लेकिन इसी ग्रुप के, लिथियम के ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं, वो सब आयनिक कैरेक्टर के या आयनिक बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, एक इनका एबनॉर्मल बिहेवियर है। एनोमेली का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम का जो एलिमेंट है वो बेरिलियम के बाद में आने वाले एलिमेंट्स के साथ में उसका सिमिलरिटी नहीं है। जैसे बेरिलियम जो है वो क्या करता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ओके। लेकिन जो मैग्नीशियम है और उसके बाद वाले जो अदर एलिमेंट्स हैं उसी ग्रुप के अंदर, वो सब क्या हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये इन सब का क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। ये क्या होता है, इनका एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। ठीक है। अब ये जो लिथियम और बेरिलियम होते हैं, ये इनकी जो सिमिलरिटी होती है वो किसके साथ होती है, आगे आने वाले ग्रुप के साथ।
आगे आने वाले ग्रुप के साथ। जैसे लिथियम की जो सिमिलरिटी होती है, अगर आप लिथियम की बात करो तो जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका लिथियम, फिर आपका बेरिलियम, लिथियम के बाद में ग्रुप वाइज बात कर रहे हैं। ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। फिर आता है आपका यहाँ पर बेरिलियम। बेरिलियम के बाद में आता है मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम और फिर रेडियम। ठीक है, ये हो गया ग्रुप नंबर 2। ठीक है, इसके बाद के जो 10 एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ दीजिए, उसके बाद वाले एलिमेंट्स को कुछ छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप ले लीजिए ग्रुप नंबर सीधा ही ग्रुप नंबर आपका 13 के अंदर फर्स्ट मेंबर बोरोन है। बोरोन के बाद में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद में गरम Ga है, फिर ये है इंडियन और फिर आगे एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए इन एलिमेंट्स की बात करते हैं। हम बात कर रहे थे लिथियम की और बेरिलियम की, लिथियम की और बेरिलियम की। तो लिथियम जो है अपने साथ में जो सिमिलरिटी शो करता है वो इसके साथ में करता है, मैग्नीशियम के साथ। अपने खुद के ग्रुप के मेंबर्स के साथ सिमिलरिटी शो नहीं करता है, मैग्नीशियम के साथ शो करता है। इन द सेम वे बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ में सिमिलरिटी शो करता है। सिमिलरिटी किस मामले में? इनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिमिलरिटी, उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये जो क्रॉस रिलेशनशिप है जो कि एक डायगोनल की तरह है, डायगोनल तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। जैसे ये है आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर के अंदर ये जो कॉर्नर्स को मिलाने वाला जो ये लाइन होता है, इनको ही हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो क्रॉस में जो जा रहा है, नॉट स्ट्रेट, इसको ही हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिथियम जो होता है वो कौन से एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है? लिथियम मैग्नीशियम के साथ में हमेशा शो करता है और बेरिलियम हमेशा एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, अब बहुत कुछ ओके, सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट, दैट इज 3.7.3 पीरियडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होगा, जो आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर्स वी विल बी डिस्कसिंग हियर। ओके, तो ये जो बाकी की चीज़ें हैं उसको हम आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। राइट नाउ मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।